नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और हिंदी साहित्य की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी मेंस 2024 हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के पेपर 2 की एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो अभी पेपर 1 का मैंने अपलोड किया था, वहां आपको मैंने बताया था कि पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा आया है और पेपर 2 का जो लेवल है वो पुराने ही पैटर्न पर है। तो आप ये कह सकते हैं कि पेपर 1 में जो कमी रह गई होगी लोगों की, वो पेपर 2 से वो पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा पेपर 1 में 2 प्रश्न ऐसे आए थे, एक टिप्पणी वाले में खास तौर पे अनिवार्य प्रश्न जो होते हैं, एक आल्हा गायन की भाषा है, उस पर भी बहुत कुछ लिखना संभव नहीं है और बहुत एक जनरल आंसर आप लिख सकते हैं। और दूसरा है विद्यापति की गंगा भक्ति। तो ये भी प्रश्न एक बहुत टफ प्रश्न होगा, बहुत लोग इसको करेंगे ही नहीं और कुछ करेंगे तो बहुत एक जनरल सा आंसर लिखेंगे। लेकिन हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का जो पेपर 2 है इसकी हम बात करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो सेक्शन ए होता है, जो कंपलसरी प्रश्न होता है, प्रश्न संख्या 1, उसमें पहले व्याख्या। तो व्याख्या में देखिए, बिरह अगिनि तन तूल समीरा, ये ठूल लिखा है, ये तूल होगा, तूल समीरा श्वास जरई छन माहि शरीरा, नयन श्रवहि जल निज हित लागी, जरे न पाँव देह विरहागी। ये सुंदर कांड से लिया गया है और ये हमारे यूपीएससी के सिलेबस में सुंदर कांड है, तो वहीं से लिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि तुलसी से एक व्याख्या है। दूसरी व्याख्या देखिए, हा दैव अब वे दिन कहाँ और वे रातें कहाँ, है काल की घातें कि कल की आज है बातें कहाँ, क्या थे तथा अब क्या हुए हम, जानता बस काल है, भगवान जाने काल की कैसी निराली चाल है। ये कुरुक्षेत्र से लिया गया है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, महानृत्य का विषम सम अरी, अखिल स्पंदनों की तू माप, तेरा ही विभूति बनती, तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। ये कामायनी से लिया गया है। उसके बाद है, अति प्रफुल्लित कंटकित्तन मन वही, करता रहा अनुभव की नभ ने भी, विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। ये ब्रह्म राक्षस से लिया गया है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला है ई वाला जो है वो है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो ये बादल को घिरते देखा है से लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की, गोस्वामी तुलसीदास रचित कवितावली के उत्तर कांड के आधार पर उनकी भक्ति भावना का स्वरूप स्पष्ट करिए। ये जो प्रश्न है 20 नंबर का, ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये तो पूछता ही है, कवितावली से एक प्रश्न है। मतलब भक्ति भावना जो है तुलसी की उत्तरकांड में, कवितावली की उत्तरकांड में, उसके आधार पर आपको ये उत्तर लिखना होगा। उसके बाद कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, मैंने इसका वीडियो भी बनाया है और आंसर राइटिंग के कोर्स में भी आपको मिल जाएगा। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, इस अभिमत के परिप्रेक्ष्य में कबीर की भाषा पर विचार करिए। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि कबीर भाषा के बादशाह हैं या फिर कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, तो उसके आधार पर लिखना था। आसान प्रश्न है। बिहारी के विरह वर्णन की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए, ये भी आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निराला रचित राम की शक्ति पूजा के शिल्प विधान की समीक्षा करिए। अब अगर आपको पता होगा कि जो राम की शक्ति पूजा है वह एक लंबी कविता है और लंबी कविता का शिल्प विधान क्या होता है, तो उस आधार पर आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं। असाध्य वीणा के परिप्रेक्ष्य में अज्ञेय के काव्यगत वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। उसके बाद नागार्जुन के काव्य वैविध्य पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। अब देखिए, नागार्जुन ने जो लिखा है उसमें बहुत विविधता है, किसी एक विषय पर नहीं लिखा। वो एक समय लिखते हैं तो बालकों पर लिखते हैं या वात्सल्य पर लिखते हैं, दूसरी तरफ वो राजनीति के ऊपर हस्तक्षेप करते हैं, तीसरी तरफ वो जनता की बातों को रखते हैं, तो जन कवि के रूप में भी अपनी कविताओं को रखते हैं। तो एक तरफ से वो वात्सल्य के कवि हैं, प्रेम के कवि हैं, दूसरी तरफ वो जनता की भाषा, जनता की बातों को कह रहे हैं, तो जन कवि भी हैं। तो उनकी जो कविता है उसमें बहुत विविधता है, उसके आधार पर आप इसको अच्छे से लिख सकते थे, उदाहरण के साथ लिख सकते थे। उसके बाद निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरदास के वाग वैधज्ञ की भ्रमर गीत सार के आधार पर समीक्षा करिए। तो सूरदास की वाग विदग्धता जो है, इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने और स्टेट पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछता रहा है, चाहे यूपी पीसीएस की आप बात करें या बिहार की बात करें। तो ये जो प्रश्न है ये भी बहुत एक आसान प्रश्न है। कुरुक्षेत्र के आधार पर दिनकर की युग चेतना पर प्रकाश डालिए। उसके बाद नागार्जुन रचित अकाल और उसके बाद की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। अकाल और उसके बाद जब आप पढ़ते हैं तो 4-4 8 लाइन जो आप
पढ़ते हैं शुरुआत में इस कविता की, और उसी 8 लाइन की क्या प्रासंगिकता है उसके आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। और ये भी एक आप सरल प्रश्न कहेंगे। क्यों सरल कहेंगे? जो प्रश्न कठिन था पेपर 1 में वो मैंने बोला कि वो कठिन है, लेकिन पेपर 2 में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर ये सरल प्रश्न है। इसलिए सरल है क्योंकि यह पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और मैंने खुद भी अपनी आंसर राइटिंग में कराया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित की सप्रसंग व्याख्या। आप सेक्शन बी में गद्य खंड की 5 व्याख्या आपको करनी होती है। अनिवार्य प्रश्न है 10-10 नंबर के 5 व्याख्या। पहला कथन में पढ़ता हूँ। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तुम था जिसे पकड़े हुए तृण होना चाहिए, तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। यह जो प्रश्न है यह लिया गया है आपके उपन्यास गोदान से, प्रेमचंद के गोदान उपन्यास से लिया गया है और इस पर आपको 10 अंक में व्याख्या लिखनी है। अगला है वह संसार के सुख दुख अनुभव करता है, अनुभूति और विचार ही उसकी शक्ति है। उस अनुभूति का ही आदान प्रदान वह कर सकता है। वह संसार के धूल धूसरित मार्ग का पथिक है। उस मार्ग पर देवी के नारित्व की कामना में वह अपना पुरुषत्व अर्पण करता है। वह आश्रय का आदान प्रदान चाहता है, आश्रय का आदान प्रदान चाहता है। जब आपने दिव्या उपन्यास के मेरे वीडियो देखा होगा तो मैंने ये पढ़कर भी आपको बताया था। और यह मारिश का कथन है जो दिव्या उपन्यास में वह आखिरी समय में दिव्या से यह बात कहता है कि वह आश्रय का आदान प्रदान चाहता है। तो यह दिव्या से लिया गया है। नेक्स्ट है नीलोत्पल, नहीं नहीं यह अंधेरा नहीं रहेगा। मानवता के पुजारियों की सम्मिलित वाणी गूंजती है, पवित्र वाणी। उन्हें प्रकाश मिल गया है। तेजोमय क्षत विक्षत पृथ्वी के घास पर शीतल चंदन, पृथ्वी के घाव पर शीतल चंदन लेप रहा है। प्रेम और अहिंसा की साधना सफल हो चुकी है, फिर कैसा भव। तो ये मैला आंचल से लिया गया है। और उसके बाद हम बात करें चौथे की। आज तक यह भीतरी उबाल और बाहरी दबाव के बीच टुकड़े टुकड़े होकर हमेशा घुटने टेकते आए हैं। हर बार दिनेश को लड़ाई के मैदान में ले तो जरूर गए हैं, पर जैसे ही गोलियां चली हैं उसे वहीं छोड़कर भाग आए हैं। अकेला निहत्था था, वह गोलियों की कोरी बौछार से लहूलुहान होता रहा है और ये खुद एक असह्य अपराध बोध। तो ये जो है महाभोज से लिया गया है। और उसके बाद जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ़ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं, इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागे से बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं। यह निर्मल वर्मा की जो कहानी है परिंदे, जिसका संकलन एक दुनिया समानांतर में हुआ है, वहाँ से लिया गया है। तो परिंदे से पेपर 1 में भी एक प्रश्न आया था। अगर आप देखें, परिंदे से नहीं पूछा था, निर्मल वर्मा से संबंधित प्रश्न था। और यहाँ पर फिर पूछा है निर्मल वर्मा की जो कहानी है, नई कहानी में पहली कहानी इसको विद्वान मानते हैं, परिंदे, वहाँ से ली गई। उसके बाद निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आषाढ़ के एक दिन के आधार पर मोहन राकेश की नाट्य कला की समीक्षा करिए। ये प्रश्न मैंने आषाढ़ का एक दिन वाले वीडियो में कराया भी है। उसके बाद मैला आंचल के आधार पर फणीश्वर नाथ रेणु की कथा भाषा की समीक्षा करिए। आसान सा प्रश्न है। मैला आंचल अपनी भाषा को लेकर सदैव ही चर्चा में रहा है, क्योंकि इसने भाषा के स्तर पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, एक नया स्टैंडर्ड सेट किया आंचलिक भाषा में या आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में। तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी कराते भी हैं और आपने भी किया होगा। दिव्या के आधार पर यशपाल की विचारधारा पर प्रकाश डालिए। अब दिव्या, जब उपन्यास मैंने वीडियो बनाया था तो आपको बताया कि दिव्या में मार्क्सवादी तत्व कितने हैं। चूंकि यशपाल मार्क्सवाद से प्रभावित रहे हैं तो मार्क्सवाद की विचारधारा का प्रक्षेपण उनकी रचनाओं में अवश्य देखने को मिलेगा। तो दिव्या के आधार पर यशपाल की विचारधारा, आप उसमें मार्क्सवाद के बारे में बताएंगे और ये भी देंगे कि यह यांत्रिकता में नहीं बंधे हैं। मार्क्सवाद की जो मूल भावना है उस भावना पर तो चलते हैं, लेकिन यांत्रिकता में नहीं बंधते हैं। उसके बाद अब ये उदाहरण देकर आप बताएंगे। मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको दिए थे जब ये मैंने पढ़ाया है, वीडियो में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है गोदान की कथा विधान की समीक्षा करिए। 20 नंबर का प्रश्न। भारत दुर्दशा की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। स्कंदगुप्त के आधार पर जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए, जरूर आपने पढ़ा होगा। और फिर परिंदे कहानी के आधार पर निर्मल वर्मा की कहानी कला की समीक्षा कीजिए। फिर अगला प्रश्न है श्रद्धा और भक्ति निबंध के आधार पर रामचंद्र शुक्ल की गद्य शैली की समीक्षा कीजिए। और अगला प्रश्न है राजेंद्र यादव एक प्रविग्धसी, ये क्या लिखा है, प्रगतिवादी लिखा होगा, प्रगतिवादी कहानीकार हैं। इस कथन
कि टूटना कहानी के आधार पर तर्क संगत दृष्टि से विवेचन करिए। तो जो एक दुनिया समानांतर में टूटना नाम की कहानी है, उसके आधार पर राजेंद्र यादव की जो प्रगतिवादी कहानीकार हैं, इसको आपको सिद्ध करना है कि वो प्रगतिवादी कैसे हैं, उनकी विचार उस कहानी में प्रगतिवाद के तत्व आपको कहाँ दिखते हैं, उसके आधार पर उदाहरणों के साथ जब आप इस उत्तर को लिखेंगे तो ये एक अच्छा उत्तर होगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पेपर 1 में जो कठिनाई आई थी, पेपर 2 को अगर देखा जाए तो वो कठिनाई इसमें नहीं आई है, और पेपर 1 में जो 1-2 प्रश्न ऐसे आ गए हैं जिनको लिखना संभव नहीं है, और अगर लिखा भी जाता है उसको तो बहुत ही एक जनरल, एक सामान्य उत्तर होगा। चाहे कोई भी लिखे, वह बहुत इधर उधर घुमा फिरा के कुछ कुछ बातें लिखेगा, क्योंकि 150 शब्द गंगा स्तुति पर लिखना, गंगा भक्ति पर लिखना, ये सबके बस की बात नहीं है, और 150 शब्द आल्हा की भाषा पर लिखना भी सबके बस की बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ बुंदेली के तत्व हैं, उसमें थोड़ा सा अवधि का एक पुट देखने को मिलता है, लेकिन 150 शब्द उस पर लिखना है तो वो कठिन हो जाएगा। उदाहरण देकर थोड़ा बहुत लिखा जा सकता है, पर उतना पहुंचना मुश्किल है। पेपर 2 के बारे में मैं कहूँगा कि पेपर 2 अच्छा आया है, पिछली बार जैसा पेपर 2 था उसी बार इस बार भी आया है, उसी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा।